हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्य काल जब समाप्त हुआ तो बहुत सारी विदेशी शक्तियां भी आ गई, क्योंकि जो अपने सारे शासक थे उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। तो यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, विदेशी शासक हैं, दूसरे विदेशी शासक आते हैं। जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो दो प्रकार के स्रोतों से मिलती है। एक जो कि साहित्यिक स्रोत है और दूसरे पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसके बारे में जो जानकारी है वो वायु पुराण, हर्षचरित, पतंजलि की महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविकाग्निमित्र और दिव्यावदान, ये सब है। वहीं पर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो अयोध्या अभिलेख, विजयनगर अभिलेख और भरभूत अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। देशी शासकों में सबसे पहले शुंग वंश है, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना की और बहुत सारे अभिलेख थे जो इसके बारे में जानकारी देते थे। शुंग वंश की जानकारी जो है वो भरभूत अभिलेख में मिलती है। शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग है और इसके बारे में ये जानकारी है कि इसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसका कि जो गुरु था, पुरोहित थे, वो पतंजलि हुआ करते थे। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से जो पुष्यमित्र शुंग है वो बौद्धों का उत्पीड़क माना गया है। बौद्ध विहारों को इसने नष्ट किया, बौद्ध भिक्षुओं की इसने हत्या की और दिव्यावदान ये कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। हालांकि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्धों का विरोधी है, मगर फिर भी इसने भरभूत स्तंभ इसने बनवाया, सांची का स्तूप इसने बनवाया। विजय अभियान की बात करें तो इसने कई विदेशी आक्रमणों को जो है उसके समय में हुए, जिनको इसने सफलता से उसको टैकल किया। इसके बाद इसके समय में मगध से जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे, पुष्यमित्र शुंग ने इनको जो है दोबारा से अपने राज्य में मिला लिया, इसने अपनी सीमा का विस्तार किया। कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है जिसको मालविकाग्निमित्र, इसमें यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा दी गई है और इसमें ये जो अग्निमित्र है ये बाद में जो है शासक बनता है। तो इसका कलिंग के राजा खारवेल के साथ युद्ध होता है और मगध पर जो आक्रमण होता है पुष्यमित्र शुंग को, इस कलिंग के राजा जो खारवेल थे उन्होंने मगध के जो शासक पुष्यमित्र शुंग को हराया था और ये बात आती गुम्फा अभिलेख में लिखी हुई है। यवन का आक्रमण हुआ था इस समय पुष्यमित्र के शुंग के समय और इसके बारे में मालविकाग्निमित्र में लिखा हुआ है। डेमेट्रियस नामक जो यवन राजा था वो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी है वो अग्निमित्र है और उसके बाद कई हुए शासक, जिसमें देवभूति जो है इस वंश का अंतिम शासक है और देवभूति को इसका जो मंत्री है वसुदेव इसकी हत्या कर देता है, कर्ण वंश की नींव रखता है। शुंग कालीन है बहुत सारे कलाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ, अजंता की नवा चैत्य मंदिर, भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक और कार्ले के चैत्य और मथुरा की अनेक यक्षेष्णी की मूर्तियां इस समय में बनाई गई थी। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर आकलन किया जाए तो माना जाता है कि इसने संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करने वाला था। मनुस्मृति का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी रचना भी इसी समय में हुई। मौर्य काल में जो स्तूप है वो कच्ची ईंटों के बना करते थे, मगर शुंग वंश में आते आते ये पत्थरों के बनने लगे। इसको जो है वैदिक काल और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का समय भी कहा जाता है। इसके बाद वसुदेव कर्ण वंश का जो है शासक बनता है, उसकी नींव रखता है, संस्थापक बनता है। वसुदेव ब्राह्मण वंश का था और वैदिक धर्म संस्कृति के संरक्षण में उसने जो कर्ण वंश था उसकी परंपरा थी उसको उसने जारी रखा और इसमें 4 शासक हुए। पहला वसुदेव, दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा जो है सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या जो है 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी, जो कि
एक ब्राह्मण था और उसने आंध्र सातवाहन नाम के सातवाहन वंश की नींव रखी। आंध्र सातवाहन 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक का राज्य करते रहे। सातवाहन वंश की राजधानी वो पैठण थी, जिसको प्रतिष्ठानपुरी भी कहा जाता है। यहाँ की जो राजभाषा है वो प्राकृत है और ब्राह्मी लिपि भी हुआ करती थी। सातवंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक का शासन करते रहे। भारत के किसी एक वंश की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक शासन करने वाले जो है वो सातवाहन है। सातवाहनों के जो प्रमुख शासक हैं वो है सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम जो है पहला यशस्वी शासक है। इसने दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया था। इसने सिक्कों पर शीर्षाक जो कि सातकर्णी का सूचक होता है उसका इसने उत्कीर्ण कराया था। हाल इनका महानतम शासक हुआ करता था जो कि एक बहुत कवि, उत्कृष्ट कवि, विद्वान, इन सभी का जो है वो खुद स्वयं एक कवि था और कवियों का, विद्वानों का आश्रयदाता भी था। गथा सप्तशती नामक की जो एक मुक्तक काव्य की रचना इसने की थी जो कि प्राकृत भाषा में थी। इसके दरबार में कातंत्र जो कि संस्कृत की व्याकरण कही जाती है उसकी रचना करने वाले सर्ववर्मन यहाँ पर रहते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसके बाद आते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। इनको अदिति ब्राह्मण कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसके घोड़े ने तीनों समुद्र का पानी पिया था, मतलब कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सागर और हिंद महासागर। ये उसने बौद्ध संघ को अजय कली की जो है और कारके भिक्षु संघ को करजक नामक जो है ग्राम प्रदान किए थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी शक शासक नहपान को उसने हराया था। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमावी आता है जो कि प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश को जीता था और इसने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया गया था। इसको दक्षिणा पथेश्वर भी कहा जाता है, इसको पुलोमा भी कहा जाता है। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी अगला शासक अंतिम महत्वपूर्ण राजा है और ये जल यात्रा का प्रेमी था। सिक्कों के ऊपर उसने जो है जहाजों के चित्र भी बनवाए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं चेदी वंश के बारे में। तो जो चेदी वंश है वहां पर ये हाथी गुफा अभिलेख के में इसके बारे में जानकारी मिलती है और इस वंश का जो संस्थापक था वो महावेगवाहन था। खारवेल इस वंश का महानतम शासक माना गया और हाथी गुफा अभिलेख में जैन लोगों को उसने गांव प्रदान किए थे, ये उल्लेख इसके अंदर पाया जाता है। खारवेल ने अनेक गुहा विहार भी बनवाए। उदयगिरी में इसने जो है 19 तथा खंडगिरी में इसने 16 गुहा विहारों का निर्माण करवाया। अब हम लोग समझते हैं विदेशी शासकों के बारे में, जिसमें इंडो ग्रीक है, ये इंडो यवन है, यूनानी शासक हैं। तो भारत की सीमा में सबसे पहले प्रवेश करने वाले शासकों में ये जो है हिंद यवन ही थे और इसका श्रेय जाता है डेमेट्रियस प्रथम को जो कि सबसे पहली बार आता है, पंजाब के कुछ हिस्सों को जीतता है। सियालकोट का जो आज का इलाका है वह उसको अपनी राजधानी बनाता है। डेमेट्रियस को ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में से सिक्के चलवाए थे। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइडस जो है भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्ष जिला को अपनी राजधानी बनाता है। इसके बाद यवनों का अंतिम शासक जो है हेलियोक्लीस था जो कि 125 ईसा पूर्व में जो है यवन का जो शासक है वो समाप्त हो जाता है। शकों ने इसके ऊपर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मिनांडर जो है एक हिंद यूनानी शासक हुआ जो कि डेमेट्रियस के ही कुल का हुआ करता था। मिनांडर के बारे में जो है मिलिंद पोह नामक एक किताब है मिलिंद पोह में, जिसमें बताया गया है कि मिनांडर की एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्ता होती है, वाद विवाद होता है, उसके ऊपर ये किताब है। इसकी जो राजधानी वो साकल थी और मिनांडर के सिक्कों पर धर्म छत्र गुदे हुए थे। इसके बाद जो प्रमुख शासक हैं यूनानी शक शासक आते हैं जो कि सीरिया में निवास करते थे और बोलन दर्रे से भारत के अंदर ही प्रवेश कर गए थे। शकों को सीखियन कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख शासक है वो है मोगा और या उसे माउस कहा जाता है। प्रथम शक शासक इसे माना जाता है। नहपान जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र का शासक है। नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन और शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को उसने जो है पराजित हुआ था।
रुद्रदामन प्रथम की बात करें तो शकों को सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध राजा ये रुद्रदामन है, जिसने कि जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी कराया था। इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। सिंधु, कोंकण, नर्मदा नदी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात, इन सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। पहला वंश पार्थियन लोग जो कि मूल निवासी ईरान के हुआ करते थे, इनका ये साम्राज्य था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों ने अपना वंश स्थापित किया। सर्वाधिक शक्तिशाली इसमें गोंडू फर्नीस हुआ करता था। इसके बाद कुषाण वंश की बात करें तो कुषाणों में पार्थियन शासक अंत करके जो है पार्थियन का अंत करके कुषाणों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और ये जो थे ये चीन से आए हुए थे। तुर्कमेनिस्तान इनकी जो है जगह इनका निवास स्थान हुआ करता था। इसमें प्रमुख शासक कुडुल कटफिस हुआ करता था जो कि इसका संस्थापक था। विम कटफिस जो था इसका वास्तविक संस्थापक माना गया और इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पे अपना अधिकार जमा लिया। ये पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। कनिष्क जो है वो महानतम शासक माना जाता है। 1878 ईस्वी में इसने अपना राज्यारोहण किया था और इसी समय तक संवत चलाया था। यही संवत जो है भारत सरकार आज के समय में मानती है, जो कि चैत्र 22 मार्च अथवा 21 मार्च को शुरू होता है। इसने रोमन सम्राट कनिष्क जो है रोमन सम्राट की भांति कैसर या सीजर की उपाधि धारण की और कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, भोजपुर, दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाला जो है दूसरा अशोक के बाद दूसरा सबसे बड़ा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को खुले मन से अपनाया। इसी के समय में इसकी चतुर्थ बौद्ध संगति होती है और इसके अलावा कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहार, चैत्य स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर, पेशावर में उसने स्तूप का निर्माण करवाया। उसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन और चकरचरक जैसे महान विद्वान रहा करते थे। कला और संस्कृति का एक महान संरक्षक हुआ करता था। मूर्ति कला की गंधार और मथुरा शैली का इसी के समय में जन्म हुआ। कनिष्क चीन से रोम जाने वाले सिल्क रूट जो होता है उसके ऊपर वो अपना आधिपत्य कर लेता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क का युद्ध होता है। चीन के शासक पांचौस होता है जिसमें पहले हार जाता है, बाद में वो जीत जाता है।